गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर, इसका पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो व्हेन पीपल रिबेल मतलब जब लोगों ने आंदोलन किया या बगावत की अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ की घटना की बात आई है। और 1857 का जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है, जिसमें भारतीय सिपाहियों ने और भारतीय जनता ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो उनका औपनिवेशिक शासन था, कॉलोनियल रूल था, उसके ख़िलाफ़ एकजुट होकर उन्होंने देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी, उसी के से संबंधित घटनाएं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले टॉपिक है पॉलिसीज़ एंड द पीपल। पॉलिसीज़ मेड बाय द ब्रिटिशर्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन पीपल। पॉलिसीज़ एंड द पीपल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियाँ और भारतीय लोग। द पॉलिसीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अफेक्टेड डिफरेंट पीपल लाइक किंग्स, क्वींस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स एंड सोल्जर्स इन डिफरेंट वेज। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भी नीतियाँ बनाई गई उससे भारत के हर प्रकार के वर्ग को उसने प्रभावित किया, जैसे कि राजाओं को भी, रानियों को, किसानों को, जमींदारों को और आदिवासियों को, यहाँ तक कि सैनिकों को भी अलग अलग तरीक़ों से इन नीतियों ने प्रभावित किया था। नवाब लॉस्ट देयर पावर। तो इसमें दूसरा टॉपिक है नवाबों ने अपनी सत्ता खो दी। सिंस द मिड 18th सेंचुरी नवाब्स एंड राजाज हैड सीन देयर पावर इरोड। तो 18वीं सदी के मध्य से ही नवाबों और राजाओं ने ये पाया कि उनकी जो पावर है या सत्ता है वो ख़त्म हो गई है। दे लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड लेव ऑनर। तो उन्होंने अपनी सत्ता और सम्मान दोनों को खो दिया। अंग्रेज़ों ने उनकी सत्ता और सम्मान दोनों छीन लिया। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड the company to recognize her adopted son as the heir to the kingdom after the death of her husband. झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उनके हस्बैंड की मृत्यु के बाद, उनके पति की मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य का या उनके शासन का या राज्य का जो उत्तराधिकारी होगा वह उनका दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र होगा, जिसको अडॉप्टेड सन कहा गया है। तो वो उसको राजा बनाना चाहती थी, अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। बट द कंपनी टर्न डाउन दीज प्लीज़। लेकिन कंपनी ने उसकी मांगों को या दलीलों को ठुकरा दिया। अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड। अवध अंतिम राज्य था जिसको कि हड़पा जाना था। In 1801, a subsidiary alliance was imposed on Awadh and it was annexed in 1856 on the basis of misadministration और maladministration। तो अब अवध अंतिम राज्य था जिसको कि अंग्रेजों ने हड़पा था सब्सिडारी अलायंस के द्वारा। तो 1801 में सब्सिडारी अलायंस ज़बरदस्ती अवध के साथ ऊपर थोप दी गई और 1856 में अवध को मिस एडमिनिस्ट्रेशन या माल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका मतलब है कुशासन या कुव्यवस्था के द्वारा अवध के नवाब को उसकी गद्दी से हटा दिया और अवध को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। Along with this, direct conquest and doctrine of lapse were imposed and symbols of authority were destroyed। इसके साथ साथ जो उन्होंने डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट किया भारतीय राज्यों को, मतलब सीधे तौर पर उन्होंने जीता, उसके साथ ही उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यपगत का सिद्धांत जो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था, ये भी भारतीय राज्यों पर ज़बरदस्ती उन्होंने थोपा और भारतीय राजाओं की जो सिंबल थे, अथॉरिटी और जो भी थे सत्ता के जो प्रतीक थे उनको नष्ट कर दिया। द कंपनी बिगेन टू प्लान टू ब्रिंग एन एंड टू द मुगल डायनेस्टी एंड बहादुर शाह जफर वाज डिक्लेयर्ड एज द लास्ट किंग ऑफ मुगल्स। कंपनी ने प्लान बनाना मतलब एक योजना बनाना शुरू कर दिया कि
किस तरह से वो मुग़ल साम्राज्य को ख़त्म करेगी और बहादुर शाह को मुग़लों का अंतिम राजा घोषित कर दिया कि मुग़लों का अंतिम रूलर बहादुर शाह होगा, उसके बाद कोई राजा या एम्परर नहीं होगा। इन 1849 गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, his family would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in। 1849 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा की कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद उसका जो परिवार होगा उसे लाल किला छोड़कर दिल्ली में कहीं और दूसरी जगह रहना होगा। After Bahadur Shah Zafar, the last Mughal king, none of his descendants would be recognized as kings. They would just be called princes। और बहादुर शाह जफ़र के बाद जो कि अंतिम मुग़ल राजा बादशाह होगा, उसके जो भी उत्तराधिकारी होंगे उनको राजा नहीं कहा जाएगा, उनको केवल प्रिंस यानी राजकुमार कहा जाएगा, ना कि किंग या एम्परर। द पीजेंट्स एंड द सिपाहीस। नेक्स्ट टॉपिक है किसान और सिपाही। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार्स रिसेंटेड द हाई टैक्सेस एंड द रिजिड मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। तो ग्रामीण क्षेत्रों में, भारत के जो ग्रामीण एरियाज़ थे, ग्रामीण क्षेत्र थे जिसको कंट्री साइड कहा गया है, उसमें पीजेंट्स और ज़मींदार जो किसान थे और ज़मींदार लोग थे, उन्होंने रिसेंट मतलब विरोध किया हाई टैक्सेस का, मतलब जो ऊंची दर फिर वो लगान लेते थे, टैक्स लेते थे। इसके अलावा द रिजिड मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, जो टैक्स कलेक्शन के लिए या लगान वसूली के लिए जो वो कठोर कदम उठाते थे, मारपीट करना या फिर उनकी ज़मीनें छीन लेना, ये सारे जो कठोर कदम या रिजिड मेथड थे, इन सब का भी उन्होंने विरोध किया। Many lost their lands as they failed to pay back their loans to the money lenders। बहुत सारे किसानों ने अपनी ज़मीनें खो दी या बहुत सारे किसानों से मनी लेंडर्स ने यानी साहूकारों ने उनकी ज़मीनें छीन ली, क्योंकि सही समय पर किसानों ने मनी लेंडर्स का या साहूकारों का पैसा नहीं चुकाया। मतलब किसान मनी लेंडर से पैसा उधार लेते थे और जब समय आता था तो वो उसको चुका नहीं पाते थे, क्योंकि मनी लेंडर उनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में इंटरेस्ट वसूल करता था। इस वजह से वो समय पर उसको चुका नहीं पाता था। अब इसकी वजह से उन्हें अपनी ज़मीनों से और प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ता था। द इंडियन सिपाहीज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, अलाउंसेज एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज। तो भारतीय सिपाही जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी में थे, वो बड़े अनहैप्पी थे। क्यों अनहैप्पी थे? मतलब बड़े नाराज़ थे अंग्रेज़ों से, क्योंकि उनको पे जो मिलती थी, सैलरी जो मिलती थी, वो बड़ी कम मिलती थी। इसके अलावा जो वेतन भत्ते अलाउंसेस होते थे वो भी कम होते थे। इसके अलावा उनके जो कंडीशन ऑफ सर्विस थी, सेवा करने की या नौकरी करने की जो शर्तें थी या स्थिति थी, वो भी बिल्कुल ख़राब थी। इस वजह से भारतीय सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने से नाराज़ थे, दुखी थे। मोरओवर सम न्यू रूल्स वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटी एंड बिलीफ्स। इसके अलावा भी अंग्रेज़ों ने कुछ नए नियम कानून बनाए जिससे कि भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को और जो संवेदनाएं थी और उनकी जो विश्वास थे, उनको बड़ी चोट पहुंची और उनको उनकी जो धार्मिक भावनाएं थी उनका हनन किया अंग्रेज़ों ने। बट ब्रिटिश मेड इट कंपलसरी फॉर एवरीवन इन सर्विस टू फॉलो ऑल द टर्म्स। लेकिन अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर भारतीय के लिए या हर व्यक्ति के लिए जो सेवा के संबंधित जो नियम कानून थे उसको पूरी तरह पालन करने के लिए उन्होंने कंपलसरी या अनिवार्य बना दिया कि हर व्यक्ति को जो नियम कानून बने हैं उसका पालन करना होगा, चाहे वो इंडियन है चाहे ब्रिटिशर्स है। When sepoys were told to go to बर्मा जो भारत का पड़ोसी देश है जिसका नाम म्यांमार भी है, तो when sepoys were told to go to Burma to fight for the company via sea routes,
दे रिफ्यूज टू गो बट एग्रीड टू गो वाया लैंड रूट। जब भारतीय सिपाहियों को अंग्रेज़ों ने कहा कि वो कंपनी के लिए बर्मा जाए और वहाँ लड़ाई लड़े, युद्ध लड़े, वाया सी रूट, कैसे जाएंगे? सी रूट के द्वारा, मतलब समुद्र के रास्ते, जल मार्ग के द्वारा वो बर्मा पहुँचे। लेकिन भारतीय सिपाहियों ने मना कर दिया वहाँ जाने से, कि वो सी रूट के द्वारा बर्मा नहीं जाएंगे। अगर वो लैंड रूट से यानी सड़क मार्ग से बर्मा भेजे तो वो ज़रूर जाएंगे। तो ऐसा मानते थे उस समय भारतीय लोगों में, ऐसा विश्वास था कि हिंदू धर्म के लोग सी रूट के द्वारा यात्रा नहीं कर सकते, वो लैंड रूट के द्वारा जाएंगे। तो ऐसे भी विश्वास था उस समय, तो वो सी रूट के द्वारा जाने से मना करते थे, इसीलिए वो लैंड रूट जाने पर जोर देते थे। लैंड रूट से जाने से उन्होंने जोर दिया। द कंपनी पास्ड ए लॉ in 1856 which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required। 1856 में 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कानून पास किया जिसमें उन्होंने यह नियम रखा कि हर व्यक्ति जो भी कंपनी की सेवा में या जो ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होगा उसे ओवरसीज़ मतलब समुद्र पार भी, विदेश किसी दूसरे देश में भी जाकर सेवा करनी पड़ सकती है, और सी रूट के द्वारा भी उसको भेजा जा सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो ऐसा नियम उन्होंने 1856 में बनाया। सिपाहीज आल्सो हैड एन एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड। सिपाहियों का कृषि से संबंधित जो बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि भी थे, मतलब वो किसान परिवार से भी थे। बहुत सारे सिपाही ऐसे थे जो कि जिनके पेरेंट किसान थे और वो खुद भी किसानी करते थे। सो दे वर डायरेक्टली अफेक्टेड विद रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। इसीलिए वो जो अंग्रेज़ों की राजस्व संबंधी नीतियाँ थी उससे वो सीधे तौर पर प्रभावित होते थे। रेस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स। अब सुधारों के प्रति प्रतिक्रियाएँ, मतलब अंग्रेज़ों ने कुछ रिफॉर्म्स किए थे भारतीय संस्कृति में, धर्म में और जो रीति रिवाज है उसमें, तो उसके भारतीय लोगों ने क्या रिस्पॉन्स किया या उसकी क्या प्रतिक्रिया दी, इस टॉपिक में हम देखेंगे। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी को और अंग्रेज़ों को ऐसा महसूस हुआ कि भारतीय समाज में रिफॉर्म यानी सुधार किया जाने की ज़रूरत है, इसमें बहुत सारी बुराइयाँ हैं, इसको ठीक किया जाना चाहिए। लॉज वर passed to stop sati practice and to encourage remarriage of widows। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने और अंग्रेज़ों ने कानून बनाए सती प्रथा को रोकने के लिए। सती प्रथा को रोकने के लिए, इसके अलावा जो विधवा हो जाती थी, उनके रीमैरिज पुनर्विवाह के लिए कानून बनाए ताकि पुनर्विवाह हो सके, उनको एनकरेज मिले, उनको बल मिले, उनको प्रोत्साहन मिले कि विडो सती ना हो, वो रीमेरिज कर सके, और सती प्रथा पर बैन लगाया कानून बनाकर। इंग्लिश एजुकेशन वाज वाइडली प्रमोटेड। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने पूरे भारत में इंग्लिश एजुकेशन, अंग्रेजी शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार किया। आफ्टर 1830 क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड ऑन लैंड एंड प्रॉपर्टी। 1830 के बाद ईसाई धर्म प्रचारकों को भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलाउ कर दिया कि वो फ्रीली ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी साम्राज्य है उसमें घूम सकते हैं, और वो अपना प्रचार भी कर सकते हैं, क्रिश्चियन धर्म का प्रचार कर सकते हैं, वहाँ अपनी खुद की ज़मीन खरीद सकते हैं और प्रॉपर्टी भी वो खरीद कर वहाँ रह सकते हैं। ए न्यू लॉ वाज पास्ड इन 1850 टू कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियनिटी ईजियर। बाद में 1850 में अंग्रेज़ों ने एक नया कानून बनाया जिसमें कि कोई भी व्यक्ति दूसरे धर्म से ईसाई धर्म में आसानी से आ सकता है, मतलब आसानी से वो धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन सकता है। द लॉ अलाउड इंडियन क्रिश्चियंस टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर एंसेस्टर्स। यह कानून भारतीय ईसाइयों को यह आज्ञा देता है या परमिशन देता है कि वह अपने पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है उसको
उस पर उनका अधिकार होगा, मतलब पैतृक जो संपत्ति होगी उनकी, उनके पिता की, दादा की या परदादा की, जो भी उनके जो पूर्वज होंगे, उनकी जो भी प्रॉपर्टी होगी उस पर उनके बच्चों का या उनका अधिकार माना जाएगा। इस तरह से उन्होंने क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन करवाने के लिए लोगों को ये लालच दिया है कि जो क्रिश्चियन बन जाएगा उनको उनके पूर्वजों की संपत्ति मिल जाएगी, बाकी लोगों से उनकी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी। इंडियन टुक दीज रिफॉर्म्स एज ऑफेंस टू देयर कल्चर एंड हेरिटेज। और भारतीय लोगों ने फिर ये जो सुधार किए अंग्रेज़ों ने, इन सब सुधारों को उन्होंने अपनी संस्कृति और जो हेरिटेज, जो विरासत थी, उस पर एक विरासत का अपमान समझा कि ये तो उनकी संस्कृति और विरासत का अपमान कर रही है। एंड कंसिडर्ड दैम एज सबॉर्डिनेशन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड अपोज देम। और अंग्रेज़ों को ये माना कि वो उनकी धार्मिक प्रथाओं को अपने कब्जे में कर रही है या अपना गुलाम बना रही है, और इस वजह से उन्होंने जो भी उन्होंने जो रिफॉर्म्स किए थे उन सब का विरोध करना शुरू कर दिया। थ्रू द आइज ऑफ द पीपल, भारतीय लोगों के नज़रिए से, पीपल कंसीव्ड दैट इंग्लिश वर डिटरमाइंड टू वाइप आउट द रिलीजन्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स एंड वांटेड द होल पॉपुलेशन टू बी कन्वर्टेड इन क्रिश्चियंस। भारतीय लोग यह मानने लगे या ये सोचने लगे कि जो अंग्रेज है वह केवल यहाँ पर आकर जो यहाँ के हिंदू, मुसलमान और जो दूसरे धर्म के लोग हैं उन सारे धर्मों को नष्ट करना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है, मिटा देना चाहती है, और केवल यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार करके केवल यहाँ पे ईसाई लोगों को रखना चाहती है और सबको ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना चाहती है। ए म्यूटिनी बिकम्स ए पॉपुलर रिबेलियन। ए म्यूटिनी मतलब सैन्य विद्रोह, जो सैनिक विद्रोह होता है उसको म्यूटिनी कहते हैं, ठीक है। और पॉपुलर रिबेल मतलब एक जन विद्रोह बन जाना, विशाल आंदोलन बन जाना। तो एक सैन्य विद्रोह एक जन विद्रोह बन गया या एक जन आंदोलन बन गया। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिलीव दैट दे हैव ए कॉमन एनिमी एंड रोज अप अगेंस्ट द एनिमी एट द सेम टाइम। एक बड़ी संख्या में भारतीय लोगों ने ये माना, ये विश्वास हो गया उनको कि उनका केवल एकमात्र एक शत्रु है, जो कि अंग्रेजों हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी है या ब्रिटिशर्स है। इसीलिए दे रोज अप अगेंस्ट द एनिमी एट द सेम टाइम। इसी वजह से उसी समय वो सारे लोग मिलकर उस एनिमी के खिलाफ, मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो सब एकजुट हो गए। फॉर सच ए सिचुएशन टू डेवलप, पीपल हैव टू ऑर्गेनाइज, communicate, take initiative and display the confidence to turn the situation around। ऐसी परिस्थिति का सामना करने के लिए जो भारतीय लोगों में मतलब को संगठित होना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ेगा, साथ में आपस में संवाद का, कम्युनिकेट मतलब संवाद रखना होगा, बातचीत करनी होगी कि किस तरह से उनका सामना किया जाए। टेक इनिशिएटिव्स मतलब पहल करनी होगी इन अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने की। एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस टू टर्न द सिचुएशन अराउंड। इसके अलावा सिचुएशन को, मतलब हालात को अपने काबू में करने के लिए लोगों में कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। इन मे 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड ए मैसिव रिबेलियन इन सेवरल प्लेसेस। मई 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के अलग अलग हिस्सों में मैसिव रिबेलियन मतलब भारी जन विद्रोह का सामना करना पड़ा। इन सेवरल प्लेसेस सिपाहीज म्यूटिनीड बिगिनिंग फ्रॉम मीरठ एंड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी रोज अप इन रिबेलियन। भारत के अलग अलग स्थानों पर, जगहों पर सिपाहियों ने आंदोलन कर दिया, सिपाहियों ने बगावत कर दी, आंदोलन कर दिया या बगावत कर दी, जो कि जिसकी शुरुआत हुई थी मेरठ यानी मेरठ शहर से, जो यूपी में है। यूपी के मेरठ शहर से सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी। बाद में ये धीरे धीरे आम लोगों तक भी पहुंच जाता है। एंड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी रोज अप इन रिबेलियन। शुरू में ये केवल सैन्य विद्रोह के रूप में
फैला था, बाद में धीरे धीरे आम जनता भी, भारत के आम लोग भी, किसान भी, मजदूर वर्ग भी और बाकी सामान्य जनता भी इसमें आकर जुड़ जाते हैं, जो कि भारत के हर वर्ग के, हर समाज के लोग थे, जो कि भारत को आज़ाद कराने के लिए सिपाही आंदोलन में जुड़ जाते हैं और उसको एक रिबेलियन, पॉपुलर रिबेलियन बना देते हैं या जन आंदोलन बना देते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट आर्म्ड रेसिस्टेंस टू कॉलोनियलिज्म इन द 19th सेंचुरी। और 19वीं सदी में अंग्रेज़ों के खिलाफ या औपनिवेशिक शासन के खिलाफ यह सबसे बड़ा सशस्त्र विरोध या प्रतिरोध माना जाता है। मतलब यह माना जाता है कि 19वीं सदी में सबसे बड़ा विरोध आंदोलन था औपनिवेशिक शासन के खिलाफ, जो कि 19वीं सदी में हुआ था। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, बाकी बचा हुआ चैप्टर हम पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।